जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे और सब पढ़ाई में लग गए होंगे। और कुछ बच्चे मजे ले रहे हैं पढ़ाई का, भी कोई वीडियो देखता है, कोई नहीं देखता है, कोई कमेंट भी नहीं करता है, पता नहीं क्या है। चलो खैर, हमारा काम जो है हम कर रहे हैं, आप लोगों का जो काम है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, एक जो हमने पढ़ाया था उसके आगे एक राशि को दूसरी राशि में परिवर्तित करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलते हैं इसके। कहने का मतलब है एमकेएस में दे रखा है तो उसको सीडीएस में चेंज करना होता है, ठीक है। और सीडीएस में दे रखा हो तो एमकेएस में चेंज करना होगा। इसका मतलब है एक राशि को दूसरी राशि में परिवर्तित करना। तो चलते हैं हम, वीडियो में बने रहे और आपको मजा आएगा। मतलब देखो थोड़ा कोई बच्चों को लगा लाइट, ये लाइट इसकी मतलब ये नहीं कि लाइट टॉपिक है, लाइट यहाँ पढ़ ली होगी तो इसलिए लाइट लिख दिया है। अब यहाँ पर बार बार लिखेंगे नहीं, इसलिए लाइट लिख दिया है, ओके। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो सूत्र होता है चयन करने का एक राशि को दूसरी राशि होता है n2 बराबर m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c, ओके। तो ये है हमारा। अब से हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई ऐसे 1 न्यूटन को हमें चेंज करना है। 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, डाइन में परिवर्तित कीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं बोलते हैं, गंदी बात। न्यूटन बड़ा मात्रक होता है बल का, डाइन छोटा, मतलब ये एमकेएस में होता है, ठीक है। जिसे एसआई यूनिट भी बोलते हैं फोर्स की, और ये होती है सीजीएस यूनिट होती है। यानी कि एमकेएस में दे रखी है वैल्यू और सीजीएस में आंसर लेकर आना है, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि 1 न्यूटन में कितने मतलब डाइन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, सीधा सीधा कहीं ना कोई क्वेश्चन में मिल जाता है, तो ये भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, हम लिखते हैं न्यूटन बल का एमकेएस में मात्रक होता है, इसलिए क्या बल का जिसका मात्रक होगा उसी की विमा सूत्र लिखेंगे। ये बात तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे। बल का विमा सूत्र क्या होता है खुशी? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल सही, MLT-2, बिल्कुल सही, ठीक है, MLT-2। अब जब ये है, इस फॉर्मूले को हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब ये जो 1 न्यूटन है इसके भी कोई कुछ होगा, तो हम क्या लिखते हैं, ये n1 का मान होता है और n2 का हमें फाइंड करना होता है। मतलब जो वैल्यू दे रखी है वो n1 की वैल्यू है, यहाँ पे जो n1 है, और n2 की निकालनी है। यानी कि जैसा हम निकालनी है सीजीएस में, तो n2 की वैल्यू सीजीएस में आएगी। मान लो ये अगर सीजीएस में दे रखी होती है एमकेएस में, तो n2 की वैल्यू एमकेएस में आती। तो ये करते हैं हम। तो क्या है, n1 का मान 1 हो गया, n2 का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, अब लिख देंगे हम n2 बराबर इसके हिसाब से इस फॉर्मूले को बनाना है हमें। तो ये n1 तो लिख ही दिया हमने, जब यहाँ m है, हाँ m है, तो m1 अपॉन m2, ये तो लिखना। इसकी पावर कितनी है, तो एक की जगह कितना है 1, इसका कितना है 1 है ना, तो एक की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर l1 अपॉन l2, इसकी पावर कितनी है 1, तो b की जगह 1 हो जाएगी। फिर t1 अपॉन t2, इसकी पावर कितनी है c की -2, ठीक है। कितनी बार सुनना आई, कितनी बार समझ आ गई, ओके, कितनी बार समझ आ गई? चलिए ओके, चलते हैं आगे। अब लगा देते हैं n2 बराबर n1 के 1। अब देखते हैं, अब सबसे ज्यादा ये दो वैल्यू है, एक m1 एक m2 है। तो जब हम किससे एमकेएस को सीजीएस में बदल रहे हैं, यानी कि बड़े से छोटे में, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी, ऊपर वाली जो वैल्यू आएंगी वो सब एमकेएस में आएंगी, और नीचे वाली जो वैल्यू आएंगी वो सीजीएस में आएंगी। बात समझ आई? अगर हमारा एमकेएस सीजीएस में लेना है तो जो वैल्यू पहले रखी है, मतलब एमकेएस में रखी है, वो ऊपर आएंगी, और जो जिसमें चेंज करना है वो वैल्यू हमारी नीचे आएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, एम क्या होता है मास, तो मास का 1 किलोग्राम, यानी कि एमकेएस में मास को हम किलोग्राम में लिखते हैं, तो 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, ओके। फिर ऐसे 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, फिर 1 ये तो
एमकेएस में भी यही होता है और सीजीएस में भी यही होता है। ये बात समझ में आई? यही बात समझने की बात थी। अगर एमकेएस में कोई वैल्यू दे रखी है और हमें किस में चेंज करनी है, सीजीएस में, तो पहले बड़ी वाली वैल्यू जो आएंगी ऊपर आएंगी और छोटी वाली जो आएंगी वो नीचे आएंगी। ठीक है, अब इन दोनों को सेम करना पड़ता है हमें। क्या करना पड़ता है? सेम। कैसे? n2 बराबर 1 ऐसी 1 किलोग्राम को किसमें चेंज कर लेंगे? ग्राम में। 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम। ठीक, ऐसे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, क्या आएगा? -2। अब n2 बराबर ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये आ गया 1000। ठीक है, 1 तो खत्म हो गया, ये 100 और ये 1 की पावर 1 का मतलब 1 ही आ गया। तो n2 बराबर 3 ये होगा और ये कितना हो गया? टोटल 5, यानी कि n2 का मान आया 10 की पावर 5। कहने का मतलब ये है कि 1 न्यूटन में जो डाइन आएंगे 10 की पावर 5 डाइन आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया ये ऐसे। अब ये वाली वैल्यू जो है सीजीएस में आ गई। किस में आ गई? सीजीएस में। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 न्यूटन को अगर डाइन में परिवर्तित करेंगे तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। और ये किसमें? जब न्यूटन था तो 1 था, और अगर डाइन होगा तो कितना है? 10 की पावर 5। कहने का मतलब है ये वाली वैल्यू चेंज होगा। अगर सीजीएस में आएगी तो कितने होंगे? 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 क्या होते हैं? डाइन होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ओके, क्लियर? देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए आगे, अगला इसके तरह ही आपको चेंज करना है। 1 जूल को अर्ग में चेंज करना है, अर्ग में परिवर्तित करना है। परिवर्तित कीजिए। ये आपका हो गया होमवर्क। और जो पुराना वाला होमवर्क करें दिए हैं वो हो गए होंगे, मैं मानता हूँ, नहीं तो किसी की कमेंट आ जाती। अगर नहीं हुए हैं तो अगर पहला वाला नहीं करें तो आप कर लें और कमेंट बता दें। ठीक है, तो आपका रूल सेम है। अब जैसे 1 जूल है तो इसमें किसका भी मान लगेगा? न्यूटन। या न्यूटन ऐसे लिखा मैंने, न्यूटन बल का मात्रक है, ऐसे तो लोगों न्यूटन सॉरी जूल कार्य का मात्रक है एमकेएस में। ठीक है, फिर लिख देंगे कार्य का विभव सूत्र। यहाँ कार्य वाला आएगा, क्या होता है? m(2)-2, तो यहाँ पावर 7 आएगी। और ये पता ही है जूल में आपको आगे कितने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है। इसका अपोजिट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अब ये एमकेएस से सीजीएस का था, अब मैं एक और कराता हूँ सीजीएस से एमकेएस में, और यही वाला कराऊंगा जूल का उल्टा। ठीक है, ये रफ कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है एक अर्ग को जूल में परिवर्तित कीजिए। जूल में परिवर्तित कीजिए। आपने 9, 10 में पढ़ रखा होगा। क्या अर्ग किसका मात्रक है? कार्य का। कौन से में लिख देंगे? अर्ग कार्य का सीजीएस में मात्रक होता है। सही, अर्ग कार्य का सीजीएस में मात्रक होता है। ठीक है, फिर लिख देंगे कार्य का विमा सूत्र। ये मैंने आपको उल्टा दिया था, 1 जूल को अर्ग में बदलना है, अब मैं अर्ग से जूल में बदलना बता रहा हूँ। ठीक है, कार्य का विमा सूत्र वो वाला तो इसके तरह होता जो मैंने कराया उसके तरह। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा चेंज होता है। कार्य का विमा सूत्र कितना होता है? mL2t-2। ओके, तो फिर वही मैंने बोला था उसकी तरह लिखना है n2 बराबर n1। अब तो लिख लो, इसकी जरूरत नहीं है। m1/n2 कितनी पावर है? 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। L1/L2 की पावर 2, T1/T2 की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक वो वाला जूल वाला जो मैंने यहाँ पर दिया है, यहाँ तक तो वो भी सेम होना। बस यहाँ क्या लिखते? जूल कार्य का मात्रक है और ये आ जाता है। ठीक है, बस फर्क क्या होता है? और m1 का मान फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये कितना अर्ग है? 1 अर्ग लगा दो 1। अब जो होगा इसमें ये फर्क होगा, ऊपर अब छोटी वाली वैल्यू लगाएंगे यानी सीजीएस में, क्योंकि अर्ग दिया जूल में लिखाना है, तो हम छोटी वैल्यू जो होंगी
सीजीएस वाली वो ऊपर लगाएंगे और जो बड़ी वैल्यू होंगी हम नीचे लगाएंगे। कैसे? 1 क्या ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम, समझ में आई बात? 1 क्या सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, फिर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड माइनस 2 एंड 2 बराबर 1। अब फिर भाई दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो इसमें तो चेंज करने का इतना वो नहीं है, नीचे वाला चेंज करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम 1000 और इसकी पावर कितनी थी? 2 रह गया, ठीक, क्या आ गया? ग्राम में आ गया। फिर ऐसे ही 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड माइनस 2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, कितना आएगा? इस 1 की मल्टीप्लाई करो, खत्म हो जाएगा। 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 2 बार है तो 2 बार लिख दो, और ये तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं? n2 बराबर 1 अपॉन 3 जीरो इस पे 4 जीरो इस पे, कितना होगा? 10 की पावर 7, और जब इसको ऊपर लगाएंगे तो n2 बराबर 10 की पावर माइनस 7, क्या आ गया? ये जूल, क्या आ गया? जूल। ओके, बात समझ में आ गई? यानी कि जब हम, और ये बात आप जानते जाएंगे, 10 वगैरह में पढ़ा होगा, 9 में 1 जूल बराबर के सब लोगों ने 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ब, सही है? या हिंदी में लिखते हैं अर्ब, तो उल्टा अब एक अर्ब बराबर निकालना है, कितना हो गया? उल्टा है ना, 10 की पावर माइनस 7 उल्टा बना होता है, देखो, ठीक है, आगे अपॉन में, ठीक, कितना हो गया? जूल हो गया। तो ऐसे ही हम चेंज करना है एक राशि को दूसरे राशि में, लेकिन कौन सी विधि से? विमेय विधि से। हमारा चैप्टर चल गया था विमेय विश्लेषण, तो हम विमेय विधि से लिख रहे हैं इसका, ठीक है। तो एक अर्ब को जूल में परिवर्तित करना था, समझ में आ गई बात? तो मैंने ये सीजीएस था, क्या था ये? सीजीएस से मैं किससे चेंज करा? एमकेएस में। और इससे पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें लिया भरे से न्यूटन वाला था, लेकिन मेथड उसका बस इतना फर्क था कि ये वाली वैल्यू क्या थी? ऊपर मीटर था, नीचे सेंटीमीटर था, मान लो, और ऊपर किलोग्राम था तो नीचे ग्राम था। लेकिन अब क्या है? सीरीज में होगा तो ऊपर छोटी वैल्यू लगेंगी, नीचे बड़ी वैल्यू, बस इतना सा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस पे हो गया। कर देते हैं रफ। क्या होता है? ये मान लो आरा का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है, ठीक है। अब इसको हमें क्या में बदलना है? ग्राम सेंटीमीटर है तो इसको हमारा एमकेएस में बदलना है, इसको एमकेएस में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। क्या आएगा? n1 का मान दे रखा है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब से पता चल रहा है कि घनत्व दे रखा है और मात्रक से ही पता चल रहा है, तो कैसे भी लिख दो। यहाँ देखो घनत्व है डायरेक्ट, तो अब मात्रक वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से दिख रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या लिख दो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या घनत्व का सीजीएस में मात्रक है, किसमें? सीजीएस में मात्रक है, तब घनत्व की विमा क्या आएगी? घनत्व की विमा बोलो बोलो बोलो, क्या होती है? m l की पावर माइनस 3, क्योंकि इसका होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान का m आ गया, आयतन का l की पावर 3, तो ऊपर जाएगा तो l की पावर माइनस 3 रहेगा, ठीक है। फिर उसके तरीके से लिखेंगे n2 बराबर m1, इसको देख के m1 अपॉन m2 की पावर एक पावर लिखने की जरूरत नहीं है, l1 अपॉन l2 की पावर माइनस 3, ठीक। अब बोलो क्या है? n2 बराबर
N1 को हम कितना दे दिया 13.6 M1 की वैल्यू। फिर बताओ अब क्या है सीजीएस में, तो फिर 1 ग्राम ऊपर 1 किलोग्राम नीचे। ओके, फिर L1 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 क्या मीटर नीचे, पावर -3। N2 बराबर 13.6 1 ग्राम। ठीक है, अब किलोग्राम को क्या चेंज कर लेंगे, बोलो 1000 ग्राम। फिर 1 सेंटीमीटर नीचे 100 सेंटीमीटर, यही होता है ना मीटर में -3। अब क्या करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 13.6। अब निकलेंगे 1, सोचो यह आ गया 1000। फिर इसको क्या देखो, पावर तो माइनस में है, क्या है पावर, जब 1 होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो आ का बनी है। लेकिन अब 1 नहीं है, अब क्या 100 है, तो पहले पावर माइनस में होती है तो नीचे की चीज ऊपर ले जाते हैं, तो पावर क्या होती है प्लस में आती है, पावर चेंज हो जाएगी, क्या आएगा प्लस कहते हैं। अब इसको हम लिख देंगे N2 बराबर 13.6 1/1000 केवल यह आएगा कितना, 3 बार है, 3 बार लिख लेंगे, 1 2 3 1 2 3। N2 बराबर कितना हो गया 13.6 गुणा 10 की घात कितना 3। क्या जो ग्राम था वो चेंज हो गया किलोग्राम में, और जो सेंटीमीटर था वो चेंज हो गया मीटर में, मीटर की पावर 3। ओके, तो ये हमारी क्या थी सीजीएस में वैल्यू थी। ठीक है, ये आ गई एमपीएस में, तो बस इस टाइप से चेंज करने हैं। तो मैं मानता हूँ कि आ रहा होगा समझ में, चीजें क्लियर हो रही होंगी और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि ज्यादा बोरिंग टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो और एक दो होमवर्क देता हूँ, फिर एक अलग मेथड से बताते हैं। ठीक है, इसी की तरह बिल्कुल आपको मैं 2 होमवर्क में दे रहा हूँ और करके कमेंट में जरूर बताएंगे आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने पारे का घनत्व दिया था, ऐसे हम लिख देंगे जल का घनत्व, जल का घनत्व, जल का प्रस्तनाव, सॉरी जल का प्रस्तनाव के ऊपर है, जल का प्रस्तनाव, प्रस्तनाव रखा है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब है किसमें दिया है इन्होंने, सीजीएस में दिया है। किसमें दिया है, सीजीएस में। इसे एसआई यूनिट में फाइंड करना है, एसआई का मतलब एमकेएस, एसआई में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ को होमवर्क क्या है, इन्हीं की तरह करना है। ठीक है, एक है लकड़ी का घनत्व रखा है, लकड़ी का घनत्व 0.5 ठीक है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे भी एसआई में लेकर आना है, इसे एसआई में परिवर्तित कीजिए और आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक पीछे दे दिया, तो ये बिल्कुल सेम है। ये किसमें है दोनों, ये भी सीजीएस में एमकेएस में लिखाना है। ठीक है, तो एक मेथड और बचा, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा विमेय विश्लेषण वाला। ठीक है, तो उसके भी लगे हाथ में करा ही देता हूँ। उसका होता है कुछ वैल्यू दे दी होती है, वो कहता है ये इस पर निर्भर करता है, सूत्र बना के बताइए, मतलब सूत्र बनाने होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आप अगला टॉपिक बताते हैं। चलिए आगे है, और अगर आप बुक वगैरह हो तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जो नहीं आए तो आप उसको लिख दीजिएगा कौन सा, तो बता दिया। जैसे क्वेश्चन अब है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। एक कण, एक मिनट थोड़ा होल्ड रख, क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में, ये लाइट पड़ेगी, में परिक्रमा कर रहा है,
कर रहा है, ठीक है, उस पर ऐसे लिखे हुए आएंगे, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र, क्या बोलते हैं अभिकेंद्र, अभिकेंद्र बल F कण के द्रव्यमान ऐसे लिखते हैं M, वृत्त की त्रिज्या R, कण की चाल V पर निर्भर करता है। इस अभिकेंद्र बल का ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इस अभिकेंद्र बल का विमेय विश्लेषण विधि से, विमेय विश्लेषण विधि से सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है, ये विस्तारित कीजिए। अब देखो एक कम छेदी स्थल में वृत्त कक्षा में कोई आपने बड़ा कोई चीज को पकड़ो और यूं करके वृत्त, एक वृत्त के आकार में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला विकेंद्र बल, जब कोई भी वृत्त कक्षा में कोई भी जब कण गति करता है तो उस पर जो बल लगता है वो अभिकेंद्र बल लगता है, ठीक है। तो अब वैसे पूरा एक्सप्लेन जो है वो आ गया है, लेकिन अब हम केवल ये कह रहे हैं कि जो अभिकेंद्र बल है F वो किस पर निर्भर करता है, जिस पर निर्भर करता है उसको लिख लेते हैं M R और क्या था V, ये लिख दिया हमने। अब हमें इनका वो नहीं पता कि इसकी विमा क्या है, इसकी विमा क्या है, इसकी हमने क्या मान लिया, इनकी पावर मान ली, मतलब कितने कितने हैं, इसकी पावर A मान ली, इसकी पावर B मान ली और इसकी पावर C मान ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन A और B और C से जो वैल्यू आएगी निकाल के जब करेंगे तो इसका फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाएगा। तो ऐसे टाइप करते हैं, जो निर्भर करता है, तो जो भी दे रखे होते हैं जिस पर निर्भर करता है, M पर कर रहा है, R पर कर रहा है, B पर कर रहा है, तो लिख लेते हैं। और फिर इनकी जो पावर होती है हमें नहीं पता कितना था कितना था, तो इसका A और B और C लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, तो कांस्टेंट आ रहा है M की पावर A, B की और R की पावर, M की पावर A, R की पावर B और V की पावर C। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अच्छे समझना, दो क्वेश्चन करा देंगे, दो क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आएगा, F बराबर पहले अब ये अगर हम क्या करेंगे, दोनों की विमा लिख देंगे, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, इंक खत्म हो गई, इंक पढ़ लेते हैं, ये मार्कर पे मिल जाए। एक मिनट रुक जाइए, ये मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा, इसमें एक मिनट और रुक जाइए, बस थोड़ी जब पढ़ते टाइम थोड़ी सी आगे स्पीड बढ़ा ले, कोई नहीं, सब आता। ये वाला दोनों पक्षों की विमा लिखने पर F की क्या होती है, ML/T-2। ये के कोई नंबर नहीं लिखेंगे, M क्या मास की क्या लिखेंगे, M इसकी पावर A लिख लेंगे, R दूरी है L B, वेग L/T-1 इसकी पावर C, ओके। फिर ये मैंने ML/T-2 मैंने बोला था, फिर फोर्स की तुम्हें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, सब ज्यादातर फोर्स। अब देखो ये सबको एक साथ लिखना होता है, M अकेला है, M की पावर A, L अकेला है, L की पावर B, यहाँ पे C इस पे भी आएगी, अलग अलग लिख लो पहले, जैसे थे वैसे ध्यान दो, L की पावर C और T की पावर -C। अब लिख लेंगे सबको जोड़ के, ML/T-2 M है कोई नहीं है, अकेला आगे L है दो जगह, तो B + C और T की पावर -C, ये हो गया, इतना लिख लिया।
इसके बाद आपका हो जाएगा क्लियर। क्या हम लिखेंगे, दोनों पक्षों में गुणांकों के घातों की तुलना करने पर, गुणांक क्या है, ये गुणांक हमारे पास, तुलना करने पर, तो यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ a है, इसकी पावर वन है, तो a बराबर आ गया 1। ठीक, फिर यहाँ पे b प्लस सी है और यहाँ ये है, तो कितना आएगा, b प्लस सी बराबर 1। इसके बाद 1 है ना, इसको समीकरण 1 मान लिया करो, चाहे इसको 2 मान लिया करो। फिर आएगा ये माइनस, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो ये इधर लिख दो सी बराबर 2, तो आ गए, देखो a का मान भी सेपरेट निकल गया, c का मान भी, b का नहीं आया, तो यहाँ लगा दो, क्या समीकरण 2 से लगा दो, इससे लगा दो समीकरण 2 से। ठीक, क्या आएगा, b प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी 2 और इक्वल टू 1, तो b बराबर 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस के 1। ठीक है, ये आ गए। कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 में किस किस का मान, a, b तथा c का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, c का मान रखने पर। ओके, एक बार बाद में रिपीट कर देंगे क्योंकि, तो क्या है, f बराबर के ऐसी m की पावर कितनी, a था, a का मान बना है, देखो ये r की पावर b का मान कितना है, माइनस बना है, ये b की पावर कितनी है, c की जगह कितना है, 2 आया है। ओके, तो हम इसको जब लिखेंगे के m, जो माइनस होता है उसे नीचे ले आते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो जो हमें जब हम पढ़ेंगे तो mv स्क्वायर अपॉन r होता है इसका। ठीक है, तो हम k की वैल्यू लिख देते हैं, k एक नियतांक है, यहाँ पे k एक नियतांक है जिसका मान हम कितना लेंगे, जिसका मान k बराबर 1 रख देंगे, क्या रख देंगे, 1, इसलिए f बराबर कितना आएगा, mv स्क्वायर अपॉन r, ये होता है हमारा अभिकेंद्र बल का सूत्र। एक बार और समझा दे रहे हैं, मैंने बोला था जब ऐसे कोई भी थ्योरी लिखी होगी और ऐसे कहेगा अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r, मतलब जो जिस पे निर्भर होगा, तो उसे जो निर्भर होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू जिस पर होगा m r b, सही, उनको प्रोपोर्शनल में लिख देंगे और उनकी पावर अपने पास से a और b और c मान लेंगे। ठीक है, फिर उनको सही जरूरी नहीं है इसकी पावर m, मतलब m की पावर ये मानिए, b भी मान सकते थे, अपने हिसाब से जैसा चाहिए निकाल लेते हैं। फिर हमने प्रोपोर्शनल से हटाया, क्या है, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्ष का होता है लेफ्ट हैंड साइड की विधि और राइट हैंड साइड की विधि, के कांस्टेंट इसकी बीमा नहीं होती है, छोड़ दिया, बाकी सबकी होती है, लिख दिया। फिर कुछ चीज ओपन होनी थी, ओपन करी, फिर दोनों जो सेम थे उनको ऐड कर लिया, इस टाइप से लिख लिया। ठीक है, फिर दोनों पक्षों के घात, मतलब गुणांक ये है, गुणांक ना, इनकी घातों की तुलना करना है, a बराबर 1, b प्लस c बराबर 1 और ये कितना आ गया, c बराबर 2। ठीक, तो ये जब फिर इसके बाद ये आ गया, a और c का मान तो सेपरेट रखा और जिसको ये नहीं निकालना आते हैं, c का मान ये वाला इसमें लगा दिया 2, b का मान माइनस बना गया, इन सब वैल्यू को उठा के हमने समीकरण 1 में रख दिया। सही है, ये लगा दिया 1 माइनस 1 2, यहाँ पर लगा दिया इसकी वैल्यू, फिर जो वैल्यू माइनस 1 थी उसको नीचे ले गए, फिर के नियतांक जिसका मान ये होता है हमने लिख दिया के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू अलग अलग होती है, जरूरत होती है, फॉर्मूले में हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, और लगा देते हैं के की वैल्यू और ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ आया हुआ समझ में। एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर इस टाइप के क्लियर रहेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के वीडियो रिवाइज करते रहना और नोट करते रहना। चलिए एक क्वेश्चन और है, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी माध्यम से ध्वनि की चाल v क्या माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक के प्रत्यास्था E पर E तथा घनत्व D पर निर्भर करते हैं। लाइट अगर पड़ती है ना तो मैं बोल देता हूँ माध्यम के प्रत्यास्था
ई पर, ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है। विमेय विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र बताना है। सूत्र स्थापित कीजिए कौन से? विमेय विधि से आपने लिखना है, विमेय विधि से, ठीक है, मतलब वही है। क्या है आपके, क्या दिया उन्होंने? किसी माध्यम से ध्वनि की चाल बी किस पे निर्भर कर रही है? प्रत्यास्थता ई तथा घनत्व डी पर निर्भर कर रही है। फिर वही बात, बी प्रोपोर्शनल होगा किसके? ई के और डी के। हमने इसकी पावर ए ले ली और इसकी पावर बी ले ली। फिर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आया के, ई की पावर ए और डी की पावर बी। फिर चलते इसको मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट। फिर वही दोनों पक्षों के विमा सूत्र लिखने पर, क्या विमा सूत्र लिखने पर क्या आएगा? LT-1 कांस्टेंट दिया E। अब आ गया प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता का क्या निकालोगे? पीछे बताया था मैंने, क्या होता है प्रत्यास्थता का? प्रतिबल अपॉन विकृति। ओके, फिर जब पता होगा तब एक दूसरे से। अब प्रतिबल का क्या होता है? प्रतिबल का होता है बल बटे क्षेत्रफल, एक दूसरे से जुड़ता रहता है। तो बल का हमें याद होता है MLT-2 ऐसे करके, क्षेत्रफल का L²। तो ये आ गया हमारे पास m, ऊपर गया, देखो दोनों की वैल्यू लगा दी, ऊपर गया माइनस का 2 में से 1 और T-2। ओके, तो ये आ गया हमारा केवल प्रतिबल का, और विकृति का होता नहीं, विकृति वो होती है डायमेंशनलेस। तो क्या आएगा? ML-1 T-2। तो लगा दिया हमने ML-1 T-2। और घनत्व D क्या है? घनत्व ना, हाँ घनत्व का भी लिखा था, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये होता है, ठीक। और पावर क्या है इसकी? A और इसकी B। अभी लिखा ना घनत्व का, नहीं है तो इधर साइड में लिख देते हैं। घनत्व का होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान का m और आयतन का L3 ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं पता हो ये साइड में, मैंने वैसे तो क्लास में बता दिया है, वरना ऐसे निकाल लेते हैं साइड में, ठीक है। कर लेना होगा साइड में, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। फिर LT-1। अब देखो m की पावर a, l की पावर भी माइनस के, क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस, t की पावर माइनस के 2a। ओके, फिर m की पावर v, l की पावर माइनस के 3। चलते हैं आगे, LT-1। फिर m, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, और इसकी पावर a, इसकी पावर b है, गुणा में खाते जुड़ जाती है, a प्लस b। फिर माइनस इसका जैसा l कहाँ है? माइनस a, और ये भी माइनस का, तो माइनस के 3, t की पावर माइनस के 2। कितना हो गया? चल आगे चलते हैं। क्या वही बात, दोनों पक्षों के विमा सूत्र लिखने पर फिर लिखेंगे दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करो। दोनों पक्षों के गुणांकों क्या लिख दिया? गुणांकों दोनों पक्षों के गुणांकों के घातों की तुलना करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों के जो विमा सूत्र हैं उनके घातों की तुलना करने पर L है, हाँ बोलिए m नहीं है, पहले इधर से देखते हैं, m नहीं है, a प्लस b बराबर 0 लिख देंगे, समीकरण 1 हो गई। यहाँ देखते हैं L है, हाँ है, माइनस ये माइनस है, माइनस 3b कितना इधर है, नहीं है, तो कितना आएगा 0, गलत बात, इधर आएगा इसके बाद 1 है तो कितना आएगा 1, ठीक। माइनस का a माइनस का 3b कितना आएगा 1। फिर ये माइनस ठीक है, कितना 2a बराबर क्या आएगा 1, माइनस माइनस कैंसिल, ये थर्ड हो गई, ठीक है। अब हम इससे थर्ड से डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल लेंगे, थर्ड वाले से कितना आएगा 1/2 आएगा। जब a की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, इसको कर लिया होगा नोट, नहीं करा होगा तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए इतने का, फिर बाद में ले लेना पूरे का।
ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद क्या आ गया एक वैल्यू, फिर लिख देंगे समीकरण 1 से। क्या है 1 से? एक की वैल्यू लगा देंगे 1/2 प्लस बी इक्वल टू 0। बी जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का, तो ये बी की वैल्यू आ गई। ओके, फिर इससे ए और बी की निकल गई, ठीक है, सेकंड वाली की जरूरत ही नहीं है। फिर कहाँ लगा देंगे? समीकरण 1 में ए तथा ए व बी का मान रखने पर क्या आएगा? ये वाला बी एन सी के एन सी ई, ए की वैल्यू कितनी है? 1/2, डी की माइनस के 1/2। जैसा कि मैंने पहले बताया था, माइनस होता है तो हम उसको नीचे ले जाते हैं, माइनस होता है तो नीचे ले जाते हैं, ले गए नीचे, तो क्या आधे का हाफ ऑफ का होता है रूट E/D, और बाहर क्या क्या के, फिर वो लिखेंगे लाइन क्या, ये एक नियतांक है जिसका मान हम कितना मान लेते हैं यहाँ पर, जिसका मान के बराबर कितना ले लेंगे 1, तो बी बराबर कितना है रूट में E/D, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन थे विमेय विश्लेषण वाले के, और आज मेरी तरफ से चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछने हो, ठीक है, या कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत से बनाते हैं, और देखिए गर्मी भी अब अच्छी खासी होने लगी है, इसलिए शाम को नहीं बना पाते हैं, तो मॉर्निंग में लाइट भी पड़ती है यहाँ बहुत तेजी से। यहाँ देखो ये माध्यम के प्रत्यास्थ के आसपास लाइट पड़ रही होगी, मैंने बोला है क्वेश्चन, फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, किसी माध्यम से ध्वनि की चाल V माध्यम के प्रत्यास्थ E तथा धन D पर निर्भर करती है, वह विधि से हमें सूत्र पर प्राप्त करना था। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो आप पूरी देखें, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए करें कि सर इसमें ये सुधार करें, तो हम कोशिश करेंगे जो गलतियां हैं उस पर मेहनत की जाए। ठीक है, और आपके बीच में हम ऐसे अच्छे मतलब कंटेंट लेकर आते रहें। आपके कमेंट से हमें थोड़ी वो मिलता है, एनर्जी मिलती है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप जो लिख रहे हैं उससे हमें, अगर आप अच्छा लिखेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, और आप थोड़ा बहुत अगर जो सुधार करने का वो लिखेंगे तो हम और मेहनत करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें और अपने सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तो आप अच्छे रहेंगे, और आप अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक का आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।